नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम पृथ्वी की बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। देखो, पृथ्वी क्या है। अगर आप 20 से उसको आधा करते हैं तो क्या होगा। एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, दूसरा साउथर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसको नॉर्थ पोल कहते हैं। सेम इसी तरह नीचे वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। ठीक है। तो ये आधे आधे हिस्से हैं, नॉर्थर्न एंड साउथर्न। ठीक है। अब बात जब आती है ओजोन लेयर की, तो उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर, स्पेलिंग मिस्टेक्स है यार इसमें, ई आएगा। तो ओजोन लेयर है, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ है। तो वो जो ओजोन लेयर है इस पे साइन होती है 16 सितंबर 1987 को। ये डेट ध्यान रखनी है। और इसको जो स्टार्टिंग से पहले ही इसको क्या है, फोर्सफुली लागू कर दिया जाता है 1 जनवरी क्या है 1987 में। और इस पे साइन होती है 16 सितंबर 1987 को। तो ये जो 16 सितंबर है आपका, ये हमेशा इसको ओजोन लेयर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और कब से सेलिब्रेट किया जाता है, ये है 1994 से। तो ये जो डेट है ओजोन लेयर डे 16 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 16 सितंबर। ठीक है। 16 सितंबर इंपॉर्टेंट है, तो ये से याद रखना है। अब ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर क्या है कि ये क्या है, जिसे आप ये देख रहे हैं ना, O3। वो तो आप जानते हैं ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, 3 है। तो क्या है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ओजोन क्या है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है। और ये क्या होती है, जो ये 3 एटम ऑक्सीजन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है। अगर ये पृथ्वी की सतह पर है, जैसे आप पढ़ेंगे जब इसके तिब्बत वगैरह वाले एरिया के लिए, तो वहाँ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हुआ। ठीक है। क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पर पृथ्वी के सरफेस तक पहुँच गई थी। ठीक है। मतलब ये जो गैसेज हैं वहाँ पर भी पाई गई थी, तो वहाँ के लिए ये खतरनाक है। अगर ये पृथ्वी पर है तब तो डेंजरस है, पर अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, ये जितने भी रेडिएशंस हैं सूरज से निकलती हैं, ये उनको क्या करती है, फिल्टर करती है। 90% से ज़्यादा जो रेडिएशन होती है वो क्या करती है, ये फिल्टर कर देती है। तो हमारे पास क्या है, एक कह सकते हैं कि अनहार्मफुल रेडिएशन पहुंचती है। अदरवाइज अगर ये फिल्टर ना करे तो हमारे स्किन में कैंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके लिए क्या है कि ओजोन लेयर का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आगे क्या मतलब इसमें है कि ये क्या करती है, हमको अल्ट्रा वायलेट रे जो है क्या करती है, उससे हमें बचाती है। अब हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो जब आप पृथ्वी के ऊपर जाते हैं 15 किलोमीटर, ठीक है, तो वहाँ से क्या होती है, ये ओजोन लेयर स्टार्ट होती है। ठीक है। ये 30 किलोमीटर तक पृथ्वी के ऊपर तक है ये। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब आप ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, लेयर्स होती हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर। जैसे आप कहते हैं ट्रोपोस्फेयर्स हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर्स हो गया। तो इसका जो अवेलेबिलिटी है ओजोन लेयर की, 10% किस में है, ट्रोपोस्फेयर में है। और 90% किस में है, स्ट्रेटोस्फेयर्स में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
90% स्ट्रेटोस्फेयर, 10% ट्रोपोस्फेयर। ठीक है। अब ओजोन लेयर को जो नापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है डॉप्सन यूनिट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप इस डॉप्सन यूनिट का नाम लिख लीजिए। तो ओजोन लेयर को जो नापने की यूनिट है उसका नाम है डॉप्सन यूनिट। ठीक है। और एक डॉप्सन यूनिट में क्या होता है, 10 माइक्रोन होता है। तो ये ध्यान रखना है। और एक कंडीशन दे रखा है एटमॉस्फेरिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो 1 डॉप्सन यूनिट की वैल्यू है वो कितना है, 10 माइक्रोन। ठीक है। जो पहली बार ओजोन होल को डिस्कवर किया गया था, ये किया गया था 1985 में। ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पर, अटलांटिका में। ठीक है। अटलांटिका में इन्होंने एक डिस्कवर किया था कि क्या है, होल है एक। ठीक है। इसको 1985 में डिस्कवर किया था, ये ध्यान रखना। अब जो मेन जो प्रॉब्लम है सीएफसी मतलब ओजोन लेयर डिप्लेशन का, वो है क्या है, सीएफसी है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो ये क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो क्या करती है, ओजोन लेयर को डिप्लेट करती है, मतलब नष्ट करती है। ठीक है। अब ये क्या करती है, O3 जो आपका है ना, ये O3 उनके साथ ये रिएक्ट करती है, उनको तोड़ देती है। ठीक है। तो सीएफसी क्या करती है, इस एटम्स को ब्रेक करती है रिएक्ट करके। तो ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो डैमेज करता है ओजोन लेयर को, वो क्या है, ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हैं, CFC। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है। इसके लिए और भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हेलॉन 1211-1301, ये हेलॉन का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। हेलन 1211 हो गया और फिर हेलन 1301 हो गया। ठीक है। आगे क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, जिसको आप पढ़ते हैं क्या, इसको आप ऐसे पढ़ते हैं NO, ये आप पढ़ते होंगे, यक्स होगा यहाँ पर, है ना, NOx होगा। ठीक है। अब अगला क्या है, ट्राइक्लोरोएथिलीन। ठीक है। तो ये सारी गैसेज जो हैं, ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, वर्तमान की स्थिति ये कहती है कि जो इंटरनेशनल समुदाय है पूरे वर्ल्ड में, क्या किया है इन लोगों ने, सीएफसी को बैन करने की बात कर दी है। और मतलब बैन ही कर दिया है, समझ लीजिए। अब इसकी जगह पर क्या करते हैं, अभी क्या हम लोग क्या करते थे पहले इस्तेमाल, सीएफसी। ठीक है। अब इसमें एक एच जोड़ दो यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। पहले सीएफसी होता था, अब HCFC होता है। तो ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं जरा इसकी हिस्ट्री की। जब इसको पहली बार एटलांटिका में ढूंढा गया था, तब उसकी साइज क्या थी, ये थी, ये आपको गोला में दिख रहा है ये। अब जैसे जैसे साल गुजरते जाते हैं, हम लोग 2023 में पहुंच जाते हैं, और इसकी साइज आप देख रहे हैं कितनी है, लगातार बढ़ रही है। और ये लगातार बढ़ने का मतलब ये है कि हम लोग के लिए समस्याएं हैं। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस पृथ्वी पर, सबके लिए एक संकट है। क्योंकि ये क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर पृथ्वी के टेम्परेचर्स को बढ़ा देगा। ठीक है। और जब टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, जितने कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक फिक्स टेम्परेचर पर ही सरवाइव करते हैं, उसके नीचे सरवाइव करते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारे, अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ जाता है, तो आप ये कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी आप प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की जो खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं
कि ये बहुत ही एक तरह से डेंजर साइन है जो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी जितनी भी हैं सारी कंट्रियों के इस पर ध्यान देती हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाया अभी तक। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ की बात करते हैं तो इसकी सिचुएशन देख सकते हैं आप। आ, सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या है, इसकी साइज बड़ी हो गई। ठीक है, जैसे समय गुजरता गया फिर जैसे ठंडी वगैरह आती है तो साइज डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये ओजोन होल की जो स्थिति है वो ये है। अब बात करते हैं जब भी हम ओजोन होल की, तो उसकी जो साइज है वो मैं आपको बता देता हूँ। 28.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 28.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसका मतलब यह है कि यूरोप जैसे 7 देश इसमें समा जाएंगे। इतना बड़ा इसकी साइज है ओजोन होल की कि यूरोप जैसे क्या 7 देश इसके अंदर समा जाएंगे, तब जाकर के इसकी साइज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक है और खतरे का साइन है। अब जब हम बात करते हैं ओजोन लेयर की साइज का पिछले मतलब 2022 की तुलना में 2023 का, तो रिपोर्ट कहती है कि 2023 में जो ओजोन लेयर की साइज है वो बढ़ी है। आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये वाली साइज आपको छोटी लग रही होगी और ये वाली बड़ी लग रही होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ बढ़ेगा। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीट होने से, ये तो श्योर है। अब क्या होता है कि ये जो स्टेटोस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, क्या होता है कि जब आप ऊपर जाते हैं ना स्टेटोस्फेयर वगैरह में, तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता रहता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर -78 डिग्री तक चला जाएगा तो क्या होगा, ये जो लेयर है ना, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई चीज़ें, मान लीजिए किसी चीज़ को आप कोल्ड करते हैं, ठीक है, तो क्या करेगी, जिस जगह पर है वो वहीं पर रुकने की कोशिश करेगी या चिपक जाएगी या तो दूसरे से टूट के अलग हो जाएगी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि जैसे स्टेटोस्फेयर में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है ज़्यादा, तो क्या होते हैं, जो होल की साइज होती है वो बढ़ जाती है ना। मान लीजिए कि आप एक चीज़ देखते होंगे, पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलता है। ठीक है, अब भाप क्या होता है, पूरा फैला होता है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि एटमॉस्फेयर में ये जो लेयर्स हैं वो पूरी तरह से एक जाल के फॉर्म में पूरी तरह से बिछी हुई मतलब रहती हैं। ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो अगर आप समझने के लिए पानी के भाप की बात करते हैं, जैसे आप उसको कंडेंस करते हैं ना, तो क्या करेगा, भाप लिक्विड में कन्वर्ट होके एक बूंद बूंद अलग हो जाएगा, अब वो पूरा फैला नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, सेम इसमें भी यही है कि ये क्या करेगा, सब एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, और जहाँ पर भी इसको साइज मिलेगा होल मतलब जहाँ हो, जब ये सेपरेट होंगे तो क्या होगा, स्पेस को वैकेंट करेंगे, खाली करेंगे, तो वो साइज बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम यही है कि टेम्परेचर का, तो ये सारी चीज़ें थी, ये जो ओजोन लेयर की हैं जो हमने बताई है आपको। ठीक है, और इस पर जो क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा, अभी तो इस वाले में नहीं करवा रहे हैं, आगे करवाएंगे। तो ये सारे चीज़ें थी ओजोन लेयर के बारे में जो हमने आपको बताई है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है बता देते हैं, ये डॉप्सन यूनिट ध्यान रखना। ओजोन लेयर कौन से एटमॉस्फेयर में है, तो किस में है, कौन सी लेयर कह सकते हैं, स्टेटोस्फेयर किस कितनी परसेंट है, 90%। तो इसलिए आप जब भी पूछेगा तो क्या नाम बताना, स्टेटोस्फेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पृथ्वी से कितने ऊपर किलोमीटर दूर है, तो ये मतलब
15 से 30 किलोमीटर के रेंज में क्या है, ये पाए जाते हैं। ठीक है, 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बता दिया है आपको। अब क्या होता है कि ये देखिए, जो एक कॉन्फ्रेंस होती है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किससे रिलेटेड है, ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है। तो पेपर में जब भी पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब ओजोन लेयर से रिलेटेड है, तो ये मारना है। ठीक है, 16 तारीख से का डेट याद रखना है, 16 सितंबर क्या है, ओजोन लेयर डे है। ठीक है, हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी ओजोन लेयर के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।